बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तकलीफ़ से बात है कि मैंने बड़ी हार्ड वर्क के साथ लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो जब उसको सुना तो वो क्या कहते हैं, उसमें साउंड ही नहीं थी। तो उम्मीद है कि अब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो इंशाल्लाह वॉइस भी होगी। सिर्फ ये सोच के कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं उतनी मेहनत दोबारा करूँ। आज हमने जो सेक्शन पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 19 तक। बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं ये डील कर रहे हैं अवार्ड के साथ। किसके साथ डील कर रहे हैं? अवार्ड के साथ। अवार्ड क्या है? अगर आप थोड़ा सा आप अगर उसमें जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी आप वहाँ पे जाएं तो हमने डेफिनेशन में वर्ड पढ़ी थी अवार्ड मीन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। बेसिकली ये है क्या कि आपको बताया था पहला स्टेप जो होता है वो होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें पार्टीज़ अपनी कॉन्सेंट देती हैं कि ठीक है अगर हमारा कोई डिस्प्यूट है या हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो हम थ्रू आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन करवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आर्बिट्रेटर जो है वो प्रोसीड करते हैं तो अल्टीमेटली जो वो फाइनल फैसला जारी करते हैं उसको बोलते हैं अवार्ड। क्या बोलते हैं? अवार्ड। अच्छा, अब जो अवार्ड उन्होंने जारी किया है उसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों पार्टियां ये कहें कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ैसला मंजूर है, तो लेकिन ये 1% होगा ये चांस। ठीक है, तो उस पर अमल कर लेते हैं, बात ख़त्म हो गई, घर की बात घर ही ख़त्म हो गई। सही है, लेकिन 99% ये होगा कि जब एक आर्बिट्रेटर एक अवार्ड जारी कर देगा, ठीक है, तो कोई एक पार्टी उससे एग्रीव्ड होगी, एक खुश होगी एक नाराज़ होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो खुश होगी वो चाहेगी कि उस अवार्ड के ऊपर अमल हो, और वो पार्टी जो उससे एग्रीव्ड होगी वो चाहेगी कि ये अवार्ड ख़त्म हो। अच्छा, अब जो पार्टी ये चाहती है कि ये अवार्ड जो है इसके ऊपर अमल हो वो भी कोर्ट में आएगी, और वो पार्टी जो चाहती है कि ये अवार्ड ख़त्म हो वो भी कोर्ट में आएगी। ठीक है, अच्छा, जो पार्टी ये चाहती है कि अवार्ड के ऊपर अमल हो वो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 के तहत एप्लीकेशन देगी कि ये जो अवार्ड है इसको जजमेंट एंड डिक्री का दर्जा दिया जाए, यानी इसको रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाए, इसको जजमेंट एंड डिक्री का दर्जा दिया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, वो जो दूसरी पार्टी है वो सेक्शन 31-32 के तहत जो है शायद यही सेक्शन होंगे, वो एप्लीकेशन देगी कि इस अवार्ड को सेट असाइड कर दें, इसको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा कि जब एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर आ जाएगी तो उसमें जैसे एक दावा नहीं दायर करते उसी तरह ही वो एप्लीकेशन अदालत में आएगी। उसमें फ्री कौन कौन बनेगा? जाहिर बात है जो पार्टी उस पर अमल करवाना चाहती है या जो उसको सेट असाइड करवाना चाहती है वो पिटिशनर बन जाएगी, और वो पार्टी जो उसके अगेंस्ट है वो क्या बन जाएगी? रिस्पोंडेंट बन जाएगी। उसके साथ उसमें एक और बड़ी अहम पार्टी होगी और वो होगा वो आर्बिट्रेटर, वो अंपायर जिसने वो डिसीजन जो है वो जारी किया, वो भी उसमें क्या होंगे? वो फरीक होंगे उसके अंदर। अच्छा, अब वो पार्टी कोर्ट में आएगी और वो आके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं, ये पेपर में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है लिमिटेशन के हवाले से कि कितनी देर में सेट असाइड करवाने के लिए आना है और कितनी देर में उसको उस पर अमल दरामद उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनवाने के लिए आना है, और ना सिर्फ कितनी देर में आना है और वो टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। फ़िलहाल मेरे माइंड में यही घूम रहा है कि अल्लाह करे साउंड रिकॉर्ड हो रही हो, वॉइस रिकॉर्ड हो रही हो, तो होप कि हो रही होगी। अच्छा, तो वो मैं आपको लिमिटेशन आगे जाल के बताता हूँ। अच्छा, अब एक पार्टी ने क्या किया, जो उस पर अमल करवाना चाहती है वो पिटिशनर बन गई, दूसरी पार्टी को रिस्पोंडेंट रख लिया, और वो जो आर्बिट्रेटर एम्पायर है उनको भी रिस्पोंडेंट रख लिया। सही है। अच्छा,
उसको भी रिस्पोंडेंट रख लिया और कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन दायर कर दी। अब कोर्ट क्या करेगी, उसके ऊपर दूसरी पार्टी को क्या करेगी, नोटिस करेगी। ठीक है, अब नोटिस पे जो है वो क्या कहते हैं, वो आएगा रिस्पोंडेंट, दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो आके अपना जवाब देगी। इसके अलावा वो एम्पायर या आर्बिट्रेटर आएंगे, वो भी आके अपना जवाब देंगे। ना सिर्फ वो जवाब देंगे बल्कि वो कोर्ट में पेश होके अपना असल फैसला जमा करवाएंगे। जो उन्होंने शहादतें रिकॉर्ड की होंगी, जो उन्होंने कार्रवाई की होगी, वो सारी की सारी वो कोर्ट में क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे। उसके बाद कोर्ट अगर समझेगी तो उसमें इशू फ्रेम कर देगी उस एप्लीकेशन में, सेटिंग साइड वाली में या रूल ऑफ द कोर्ट बनाने वाले में, अगर कोर्ट समझती है। और दोनों पार्टियों का एविडेंस लेने के बाद कोर्ट क्या करेगी, या तो उस अवार्ड को कंफर्म कर देगी, उसको क्या करेगी, उसको अपहेल्ड कर देगी, उसको जजमेंट एंड डिक्री का रूप दे देगी, या उसमें कुछ चेंजिंग कर देगी, या उसको रिमिट कर देगी, रिमांड कर देगी। यानी 3 चीज़ें हैं, या उसको अपहेल्ड कर देगी अवार्ड को, या उसमें चेंजिंग कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, और या उसको क्या करेगी, वापस भेज देगी फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, उसको वापस भेज देगी किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए पार्ट। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना 1-2 लॉयर से कहा है कि मुझे ना ये जो एप्लीकेशन आती है फॉर सेटिंग असाइड या रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए जो आती है एप्लीकेशन, प्लीज़ मुझे वो पूरी एक फ़ाइल कॉपी करवा के दें ताकि मैं बच्चों को दिखाऊं। तो अनफॉर्चुनेटली वो मुझे अभी तक नहीं मिली, तो जो ही मिलेगी मैं उस पर एक अलहदा से वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि वो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो है वो मैं आपको दिखा सकूं। उम्मीद है कि मुझे ऐसी कोई फ़ाइल जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर आपको वो इस पे लेके चलूँ, ये देखें सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे अवार्ड फाइल कैसे होना है। ठीक है, और 15 में हम पढ़ेंगे कि जब फाइल हो गया, एक पार्टी कोर्ट में आ गई, तो अब कोर्ट की पावर क्या है कि उसको क्या कर दे, उसमें मॉडिफाई कर दे, वो सेक्शन 15 के तहत है। और 16 में क्या है कि वो उसको रिमांड कर दे, रिमिट कर दे, वापस भेज दे कि भाई दोबारा फैसला करो। और 17 में क्या है कि वो उसको अपहेल्ड करते हुए उसको क्या कर दे, उसको जजमेंट एंड डिक्री का दर्जा दे दे, रूल ऑफ कोर्ट बता दे। मीनवाइल कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है सेक्शन 18 के तहत। और फिर 19 भी आपको बताऊंगा कि सुपरसीड आर्बिट्रेशन से क्या मुराद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो थी अवार्ड को कंफर्म करवाने के लिए। आगे जो हम पढ़ेंगे ना 30, 31, 32, 33, ये है जब कोई सेटिसाइड करवाने के लिए कोर्ट में आएगा तो उसकी ग्राउंड्स क्या होंगी, वो सेक्शन उसमें लिखा हुआ है 30 में लिखी हुई हैं। फिर जुरिडिक्शन उसको सुनेगा कौन, फिर उसमें सूट बार है, और फिर 33 कहता है उस पर कोई ना कोई एप्लीकेशन ही आनी है। तो ये जब हम उधर जाएंगे हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटिसाइड करवाने की ग्राउंड्स कहीं और हैं और उसको अपहेल्ड करवाने की ग्राउंड जो है वो कहीं और है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जो है वो सेक्शन जो है वो हम चलते हैं उसके ऊपर 14 के ऊपर, सेक्शन 14 के ऊपर चलते हैं। अवार्ड टू बी साइंड एंड फाइल्ड व्हेन द आर्बिट्रेटर्स आर एम्पायर्स हैव मेड देयर अवार्ड दे शैल साइन इट एंड शैल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पार्टीज ऑफ द मेकिंग एंड साइनिंग देयर ऑफ एंड ऑफ द अमाउंट ऑफ फीस एंड चार्जेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड। बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि कौन, या आर्बिट्रेटर या एम्पायर। ठीक है, एम्पायर क्या था, जो एम्पायर वो है जिनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं या पार्टीज अपॉइंट करती हैं कि ये अगर हमारे आर्बिट्रेटर की डिसीजन इवन हो गई तो ये फ़लाँ बंदा जो डिसाइड करेगा वो हमें मंजूर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पायर। अच्छा जी, वो जब फैसला कर लेंगे दे शैल साइन इट, वो इसको साइन करेंगे, एंड शैल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रा नोट कर लें, क्योंकि जो लिमिटेशन है ना कोर्ट में आने की वो यहाँ से शुरू होनी है, वो यहाँ से शुरू होनी है जब दूसरी पार्टी को नोटिस दे दिया और उनको रिसीव हो गया। ठीक है,
एंड ऑफ द अमाउंट फी एंड चार्ज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड। अच्छा, और जो उन्होंने प्रोसीडिंग की है और जो फैसला जारी किया है उस पर अगर कोई चार्जेस आए हैं, खर्चा आया है, उसका भी उनको नोटिस देना है कि भाई आप इतने पैसे जो हैं उनको क्या करें, आप जमा करवाएं। अच्छा, सब सेक्शन 1 तो बड़ा ईजी था, ये साइनिंग के बारे में है कि वो उसको क्या करेंगे, वो उसको साइन करेंगे। अब सब सेक्शन 2 पढ़ने लगा हूँ। The arbitrator or umpire shall, at the request of any party to the arbitration agreement and or any person claiming under such party, or if so directed by the court, and upon payment of the fee and charges due in respect of the arbitration and award and of the cost and charges of filing award, cause the award are signed off together with the deposit which may have been taken proven before them to be filed in court, and the court shall thereupon give notice to the parties। अच्छा, अब आप जब इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो इसमें आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि उसको जो है उसको जो है वो कोर्ट में असल फैसला जमा कौन करवाएगा, ठीक है। तो वो करवाएगा कौन, आर्बिट्रेटर या एम्पायर, ठीक है। वो करवाएगा किसकी रिक्वेस्ट पे, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट में, और पर्सन क्लेमिंग अंडर सच पार्टी, अगर वो पार्टी मर गई है तो उसके लीगल एयर के कहने पे, या अगर कोर्ट कहेगी तो फिर आर्बिट्रेटर आके कोर्ट में क्या करेगा, वो डिसीजन जो है उसको क्या करवाएगा, उसको अपने फैसले को, अपनी डेपोजिशन को, अवार्ड को और उसकी कॉपी को और जो उसने शहादत कलमबंद की है उसको और अदर डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में आके क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ जो है ना वो आपके लिए सरप्राइजिंग होगी, वो ये है कि बेसिक लॉ ये है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर कोर्ट में चल के आए और आके कहे कि जज साहब आप इसको फैसले को इंडोर्स कर दें। लेकिन लॉ ये है कि कोई पार्टी आर्बिट्रेटर या एम्पायर को कहेगी और वो कोर्ट में आएगा और वो कोर्ट में उसको एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बस कोर्ट में पेश होके कहेगा कि ये मेरा फैसला है, इसको आप क्या करें, रूल ऑफ द कोर्ट बना दें, ठीक है। लेकिन किसी भी पार्टी के कहने पे, ठीक है, या उसके लीगल एड के कहने पे वो कोर्ट में आके कहेगा कि भाई इसको रूल ऑफ द कोर्ट बना दें। लेकिन इफ सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ये क्या है, ये उस वक्त है जब पार्टी कोर्ट में आई है और यूजली पार्टी ही कोर्ट में आती है और फिर जब उसको नोटिस होगा आर्बिट्रेटर को तो वो कोर्ट के कहने पे आके क्या करेगा, असल फैसला अदालत में क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। मैं दोबारा देखें, कोर्ट में ये अवार्ड को रूल ऑफ द कोर्ट बनाने के लिए आर्बिट्रेटर या एम्पायर खुद भी आ सकता है, किसी पार्टी के कहने पे वो आके कोर्ट में कह सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी लीगल हेयर के कहने पे आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि पार्टी कोर्ट के पास आई है और कोर्ट आर्बिट्रेटर से कहे, एम्पायर से कहे कि भाई फैसला जमा करवाओ। आपको समझ आ गई। लेकिन वो आएगा उसी सूरत में जब उसकी वो कॉस्ट, उसकी न्यूमरेशन जो है वो सारी उसको क्या हो जाएंगी, वो पे हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, वो कोर्ट के कहने पे वो क्या कहेगा, काज द अवार्ड और द साइंड कॉपी विद द डेपोजिशन, वो फैसला उसके साथ शहादतें और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है उसको वो क्या करेगा, कोर्ट में क्या कर देगा, फाइल कर देगा। और फिर कोर्ट क्या करेगी, उसके बाद जब वो फाइल हो जाएगा आर्बिट्रेटर आके जमा करवा देगा खुद, तो कोर्ट क्या करेगी, दूसरी पार्टी को क्या करेगी, उसका नोटिस देगी कि भाई कोर्ट में अवार्ड फाइल हो गया है, आ जाओ, अगर कुछ कहना है तो कोर्ट में आ जाओ। अभी मैं आपको एक और तरीके से भी ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मुझे चलने दें। Where the arbitrator or umpire state a special case under clause B of section 13, the court after giving notice to a party and hearing them shall pronounce its opinion therein, and such opinion shall be added to and shall form part of the award। देखिए, हमने पीछे सेक्शन 13 में ये बात पढ़ी थी कि आर्बिट्रेटर स्पेशल केस बना के भेज सकता है कोर्ट में कि जी इस पे अपना ओपिनियन दे दे।
वो पार्ट ऑफ द अवार्ड भी हो सकता है, वो पूरा अवार्ड भी हो सकता है, और वो लीगल पॉइंट के ऊपर भेजेगा कि जी बताइए इस पर एचयूडी काटा अप्लाई होता है कि नहीं होता, बताइए इसमें ये लीगली चीज़ बनती है या नहीं बनती। तो वो सेक्शन 13 के तहत क्या करेगा, वो स्पेशल केस जो है वो कोर्ट को भेजेगा, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत उसके ऊपर अपना क्या करेगी, उसका डिसीजन देगी और अपना और उसको क्या करेगी, उसको अवार्ड का हिस्सा बना देगी। जो भी डिसीजन देगी उसको अवार्ड का क्या कर देगी, हिस्सा बना देगी। तो ये था सेक्शन 14। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है, वो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा। ये देखें, ये बड़ा अच्छा किसी ने तोड़ के इसको लिखा है। अगर मैं आपको ये सेक्शन अब पढ़ के सुनाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आने वाली है। आप भी इसी तरह इसको तोड़ के लिख लो। दिस सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1, after the award is ready, the arbitrator or umpire is required to sign it and give notice of the same to the parties. Okay. The notice should be in writing and should state, हाँ नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे, इन राइटिंग होगा और उसके अंदर क्या लिखा होगा, दैट द अवार्ड हैज़ बीन पेड, भाई हमने फैसला जारी कर दिया है, दैट इट हैज़ बीन साइंड, भाई हमने ये फैसला साइन कर दिया है, द अमाउंट ऑफ द फी एंड चार्जेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड, और जो वो फैसला करने पे जो खर्चा आया है वो इतना है, ठीक है। ये उस नोटिस के अंदर लिखा होगा जो पार्टीज को दिया जाएगा आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तरफ से। सब सेक्शन 2 ये कहता है द आर्बिट्रेटर द आर एम्पायर इज बाउंड टू फाइल इन द कोर्ट। अब वो क्या करेगा, कोर्ट में वो अवार्ड या उसकी कॉपी क्या करेगा, कोर्ट में जमा करवाएगा, और इसके अलावा वो क्या करेगा, जो शहादतें हुई हैं वो जमा करवाएगा, और जो उसने कार्रवाई इन राइटिंग लिखी है वो, और जो दीगर डॉक्यूमेंट है जो उसके सामने प्रूव हुए हैं वो कोर्ट में जमा करवाएगा, ठीक है। द आर्बिट्रेटर और द एम्पायर मे रिक्वायर टू फाइल द अवार्ड एंड द डॉक्यूमेंट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो किसके कहने पे ये कोर्ट में जमा करवाएगा, इधर पार्टी के कहने पे, उसके लीगल एयर के कहने पे, या कोर्ट के कहने पे वो क्या करेगा, वो जमा करवाएगा। अच्छा, एक जजमेंट ऐसी भी है जिसमें पार्टी ने खुद आके असल फैसला जमा करवा दिया, तो कोर्ट ने वो अवार्ड ही सेटिसाइड कर दिया ये लिख के, तो भाई तुक नहीं बनता कि पार्टी जो है वो आके असल फैसला और डेपोजिशन जमा करवाए। वो तो आर्बिट्रेटर के पास था, वो तो आर्बिट्रेटर ने आके कोर्ट में जमा करवाना था। पार्टी कौन होती है, इसका मतलब है वो आर्बिट्रेटर और वो पार्टी आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। एनीहाउ आगे चलते हैं। Where the arbitrator or umpire state a special case for the opinion of the court under section 13b, the court shall give notice of the same to the parties, hear them and pronounce his opinion there, or the opinion of the court so pronounced is added to the form part of the award। क्यों भाई, अब तो कोई कसर नहीं रहेगी सेक्शन 14 में। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, होप कि आपको समझ आ गई है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। ये आगे वो लिमिटेशन जिस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन आर्टिकल 158 है, वो कहता है अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट टू सेट असाइड एन अवार्ड और टू गेट एन अवार्ड रिमिटेड फॉर कंसिडरेशन। अगर कोई अवार्ड को सेट असाइड करवाना चाहता है या वो कोर्ट में इस बुनियाद पे आना चाहता है कि इसको दोबारा रिमांड किया जाए केस को, तो उसने आना 30 डेज में। कितनी डेज में, और उसका टाइम कहाँ से शुरू होगा, द डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ अवार्ड। यही तो हमने सेक्शन 14 में पढ़ा है कि वो उनको क्या करेगा, एंड शैल गिव इन राइटिंग नोटिस टू द पार्टी मेकिंग एंड साइनिंग देयर ऑफ, ठीक है, कि वो क्या करेगा, उनको वो क्या कहते हैं, नोटिस देगा इस चीज़ का कि आपका जो वो क्या कहते हैं अवार्ड है वो क्या हो गया है, वो अच्छा जी, and for filing an award and copy the document may have taken in filing and shall give notice to the part of filing, and the court shall thereupon give notice to the parties of filing of the award मैंने कोर्ट में आने के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ द यानी जिस दिन एक पार्टी कोर्ट में आ गई है उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनवाने के लिए,
उस दिन दूसरी पार्टी उसको सेटिसाइड करवाने के लिए 30 दिन के अंदर क्या कर सकती है, ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकती है या एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है कि इसको क्या किया जाए, सेटिसाइड किया जाए। अच्छा, और अगर उसको रूल ऑफ द कोर्ट बनवाना है तो 90 डेज है, और फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ मेकिंग ऑफ द अवार्ड, ये 14 सबसेक्शन 1 है जिसमें आर्बिट्रेटर ने उसको नोटिस देना है कि भाई आपका अवार्ड रेडी है। होप के यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब हम जो है वो चलते हैं वापस। मेरा ख्याल है इसमें अब कुछ ऐसा नहीं रह गया कि मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े। अब हम चलते हैं सेक्शन 15 के ऊपर, द पावर ऑफ द कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड। अब कोर्ट ने फैसला करना है, कोर्ट क्या कर सकती है, द कोर्ट में बाय ऑर्डर मॉडिफाई और करेक्ट द अवार्ड। ठीक है, एन अवार्ड। अच्छा, किन सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में, ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं आपको कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर मॉडिफिकेशन एंड व्हाट आर द ग्राउंड फॉर रिमिशन ऑफ अवार्ड। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे नंबर 1, where it appear that a part of the award is upon a matter not referred to arbitration and such part can be separated from the other part and does not affect the decision on the matter referred। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। देखें, कोर्ट ने आर्बिट्रेटर्स को, जो पार्टीज ने इख्तियार दिया था, वो प्रॉपर्टी ए के बारे में दिया था, और उसने क्या किया, आर्बिट्रेटर ए के साथ प्रॉपर्टी बी का भी फैसला कर दिया। तो अब दो हो गए मैटर और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, और प्रॉपर्टी बी वाला मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड नहीं है और वो उससे सेपरेटेड भी हो रहा है। लिहाजा कोर्ट क्या करेगी, उसको सेटिसाइड कर देगी जिसका उनको इख्तियार ही नहीं था, और दूसरे को क्या कर देगी, कन्फर्म कर देगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए। अगर फर्ज करें दो इश्यूज हैं और एक का इख्तियार ही नहीं था लेकिन फैसला ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो वो अगला सेक्शन आ रहा है जिसमें क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है कि वो फिर कोर्ट जब उनको अलग-अलग नहीं कर सकती तो कोर्ट उसको क्या करेगी, रिमिट करेगी, वापस भेजेगी। ठीक है। अच्छा जी, क्लॉज बी है, कहता वेयर द अवार्ड इज इनपरफेक्ट इन फॉर्म और कंटेन एनी ऑब्वियस एरर विच कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग सच डिसीजन। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, देखें, इनपरफेक्ट इन फॉर्म और कंटेन एनी ऑब्वियस एरर विच कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग सच डिसीजन। देखिए, कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है, ठीक है, कोर्ट के पास तकसीम की कार्रवाई थी। कोर्ट जो आर्बिट्रेटर था उन्होंने क्या करना था, उन्होंने 3 लोगों के वनडे बनाने थे ABC। उन्होंने ए का भी वनडा बना दिया, दूसरे का भी बना दिया, तीसरे का वनडा ही नहीं बनाया। उसकी पार्टीशन की उसका जो पोर्शन था प्रॉपर्टी का उसको शो ही नहीं किया। तो इसको क्या कहेंगे, द अवार्ड इज इनपरफेक्ट इन फॉर्म, वो मुकम्मल नहीं है। ठीक है। या उसमें कोई ऑब्वियस एरर है। ऑब्वियस एरर से क्या मुराद है कि जहाँ पे 10,000 लिखना था वहाँ 1,000 लिखा गया है, विच कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग सच डिसीजन, और वो एरर ऐसा है कि उसको ठीक करने से ओवरऑल डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है एक क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से वो सारा डिसीजन ही चेंज हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर वो क्लैरिकल मिस्टेक बस जस्ट क्लैरिकल है और मेरिट के ऊपर डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, उसको मॉडिफाई कर देगी। क्लास सी क्या है, वेयर द अवार्ड कंटेन्स क्लैरिकल मिस्टेक और एन एरर अराइजिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, जहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। ठीक है। तो ये थी जो है वो सेक्शन 15 जिसमें कोर्ट क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 17 में, पावर टू रिमिट रिवॉर्ड। द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिमिट द अवार्ड और एनी मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन टू द आर्बिट्रेटर और एम्पायर फॉर रिकंसिडरेशन अपॉन सच टर्म्स एज इट थिंक फिट। ठीक है। अच्छा जी, द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम से क्या मुराद है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली दफ़ा कोर्ट में आया, एप्लीकेशन आई कि जी इस अवार्ड के ऊपर अमल करवाएं, और कोर्ट ने उसको क्या किया, रिमिट कर दिया। ठीक है। अगली दफ़ा आया और कोर्ट ने उसको पढ़ा और कोर्ट ने देखा फिर उसमें एरर था, कोर्ट ने फिर उसको क्या कर दिया, रिमिट कर दिया। तो इसको कहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए कोर्ट उसको क्या करते रहेगी, रिमांड करती रहेगी। ठीक है।
द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिमिट द अवार्ड और एनी मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन। एनी मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन से क्या मुराद है? देखिए, अवार्ड तो फैसला है ना, ऐसे भी हो सकता है कि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग है उससे मुतलका कोई मैटर हो, मसलन किसी विटनेस का नाम ही नहीं लिखा गया, किसी विटनेस का एविडेंस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, या कोई लीगल फॉर्मेलिटी ही पूरी नहीं की गई, तो उसको भी कोर्ट क्या कर सकती है? वापस भेज सकती है आर्बिट्रेटर एम्पायर को फॉर रिकंसिडरेशन, का मतलब है दोबारा फैसला करो, ठीक है। अब ये कोर्ट कब कहेगी? वेयर द अवार्ड हैज लेफ्ट अनडिटरमाइंड एनी ऑफ द मैटर रेफर टू आर्बिट्रेशन। कोई ऐसा पार्ट था अवार्ड का जिसके ऊपर उसने कोई डिसीजन ही नहीं दिया, और वेयर इट डिटरमाइंस एनी मैटर नॉट रेफर टू आर्बिट्रेशन, any matter not referred and such matter cannot be separated without affecting the determination of the matter referred। यहाँ उन्होंने एक ऐसे मैटर का डिसीजन किया है जो उनको रेफर नहीं किया गया था, और उसकी वजह से ओवरऑल जो फैसला है वो भी क्या हो गया है, वो अफेक्ट हो गया है। अब कोर्ट उसको सेपरेट नहीं कर सकती, कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको रिमांड करेगी। इस तरह करें, मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने अवार्ड जारी किया है कि जी ए बी को 500 रुपया पे करे, सही है। अब इस फैसले को करते करते उसने पीछे क्या किया है कि उसने वो अमाउंट भी कंसीडर कर ली है जो कि आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूटेड ही नहीं थी, तो अब उस अमाउंट की वजह से ओवरऑल डिसीजन भी क्या हो गया, अफेक्ट हो गया है। तो अब कोर्ट उसको सेपरेट नहीं कर सकती, अगर सेपरेट कर सकती होती तो सेक्शन 15 के तहत मॉडिफाई कर देती। अब चूंकि वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, जो वांट ऑफ जुरिडिक्शन वाला पार्ट ऑफ अवार्ड है और जो विद इन जुरिडिक्शन है वो मिक्स अप हैं दोनों में, तो ऐसे में कोर्ट उसको रिमांड करेगी कि आप इसको दोबारा कंसीडर करो। वेयर द अवार्ड इज सो इनडेफिनेट एज टू इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या अवार्ड की जो शक्ल है वो इस तरह की है कि उसके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मसलन मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी थी, मैं आपसे ये शेयर भी करूँगा। under undetermined matter or matter not referred indefinite. If the NRO award party reasonable damages without specifying an amount or criteria for determining that amount। देखो कोर्ट ने damages जारी कर दी हैं, लेकिन कोर्ट ने ये लिखा ही नहीं है कि damages की अमाउंट कितनी होगी, तो अब इसको क्या कहेंगे, indefinite, vague और indefinite गैर वाज़े अवार्ड कहेंगे। तो ऐसे में भी अब उस पर अमल तो नहीं हो सकता जब तक डैमेजेस की अमाउंट नहीं क्लियर होगी, तो ऐसे में कोर्ट उसको भी क्या करेगी, रिमिट करेगी। नंबर 3, वेयर एन ऑब्जेक्शन टू द लीगैलिटी ऑफ अवार्ड इज अपरेंट अपॉन द फेस ऑफ इट, जहां पे कोर्ट को इस चीज पे इस चीज पे कोर्ट को कन्विंस कर लिया जाए कि इसमें ये लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई, मसलन उसमें एक पार्टी की शहादत ही नहीं लिखी गई, तो अब वो केस भी क्या होगा, वो रिमिट होगा, ठीक है। अच्छा जी, when an award is remitted under subsection 1, the court shall fix the time within which the arbitrator umpire shall submit a decision to the court। कोर्ट उसको क्या करेगी, एक टाइम फिक्स करेगी और जिसमें वो क्या करेगी, जिसमें वो दोबारा डिसीजन कोर्ट में जमा करवाएंगे। प्रोवाइडेड एट एनी टाइम सो फिक्स मे बी एक्सटेंडेड बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अलबत्ता कोर्ट उस टाइम को फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर सकती है। अब सब सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एक प्रोपोजिशन भी बन के आ सकती है। एनी अवार्ड रिमिटेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बिकम वाइड ऑन द फेलियर ऑफ द ऑर्डर एम्पायर टू रिकंसिडर इट एंड सबमिट इट विद इन द टाइम फिक्स। अगर कोर्ट का वो टाइम जिसको कोर्ट ने एक्सटेंड भी नहीं किया उसके अंदर अगर आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन नहीं जमा करवाया तो वो वाइड हो जाएगा। अब आपको पेपर में प्रोपोजिशन आ सकती है इस तरह से, कोर्ट ने रिमिट किया रिमांड और इतने दिनों में उनको कहा दोबारा फैसला दें, उन्होंने वो फैसला किया नहीं है, जमा नहीं करवाया, आप बताइए कि उस अवार्ड की फेट क्या होगी। तो आप कहेंगे कि वो सब सेक्शन 3 सेक्शन 16 के तहत क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। आगे सेक्शन 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजमेंट इन टर्म ऑफ अवार्ड।
where the court see no cause to remit the award or any of the matter referred to in arbitration for reconsideration or to set aside the award, the court shall, after the time for making an application to set aside the award has expired, or such application having been made after refusing it, proceed to pronounce judgment according to the award, and upon the judgment so pronounced a decree shall follow, and no appeal shall lie from such decree except on the ground that it is in excess or not otherwise in accordance with the अवार्ड। बहुत ईजी है। देखें, वो कहता है जहाँ पे कोर्ट को लगे कि भाई कोई वजह ही नहीं है कि मैं इस केस को सेटिसाइड करूँ, रिमिट करूँ इस अवार्ड को, ठीक है, या उसकी प्रोसीडिंग को मैं रिमिट करूँ, या मैं उसको सेटिसाइड करूँ, उसकी कोई वजह ही नहीं है, तो कोर्ट उसको फिर क्या करेगी? अपहेल्ड कर देगी। क्या करेगी? अपहेल्ड कर देगी। कैसे और कब करेगी? After the time for making an application to set aside the award has expired। देखें, हमने उधर लिमिटेशन में क्या पढ़ा था? लिमिटेशन में क्या पढ़ा था? उसको सेट असाइड करवाने की लिमिटेशन कितनी है? 30 डेज है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि कोर्ट ने जो अपनी कार्रवाई है वो 15 दिन में फाइनल कर ली है, ठीक है। अब अगर 15 दिन में फाइनल कर लिया तो 15वें दिन कोर्ट अपनी जजमेंट एंड डिक्री अंडर सेक्शन 17 जारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी दूसरी पार्टी के पास 15 दिन पड़े हैं कि वो उस एप्लीकेशन की सेट असाइड में आ जाए, ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर कर ले या सेपरेट एप्लीकेशन दायर कर ले, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा है कि कोर्ट ने 30 दिन से पहले वो फैसला नहीं देना। अच्छा, और सच एप्लीकेशन हैज बीन मेड आफ्टर रिफ्यूजिंग इट, और अगर वो एप्लीकेशन आ गई है तो जब तक वो सेटिंग असाइड वाली एप्लीकेशन का कोर्ट फैसला नहीं कर देती, कोर्ट सेक्शन 17 के तहत रूल ऑफ द कोर्ट बनाते हुए वो अवार्ड जजमेंट एंड डिक्री जारी नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एप्लीकेशन का टाइम भी गुजर गया सेटिंग साइड का, या अगर वो आई थी और वो रिफ्यूज भी हो गई है, तो अब कोर्ट क्या करेगी? टू प्रोनाउंस जजमेंट अकॉर्डिंग टू द अवार्ड। कोर्ट उस अवार्ड को जजमेंट का क्या करेगी? जजमेंट की सूरत में उसको अपहेल्ड करेगी, एंड अपॉन द जजमेंट सो प्रोनाउंस अ डिक्री शैल फॉलो। यानी कोर्ट अपनी जजमेंट में क्या करेगी? रीजनिंग लिखेगी कि क्यों वो अवार्ड जो है वो एज पर लॉ है, और उसके बाद उसकी एक डिक्री भी बताएगा। अब फर्ज करो जजमेंट एंड डिक्री आ गई, तो अब अगर कोई उसको चैलेंज करना चाहता है तो नो अपील शैल लाई फ्रॉम सच डिक्री। कोई उस डिक्री को फैक्चुअल ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इन एक्सेस ऑफ, यानी वो जो कोर्ट ने फैसला किया है, ठीक है, वो अवार्ड था ही 5 रुपये के हद तक, कोर्ट ने 10 रुपये का जारी कर दिया है, कोर्ट ने 10 रुपये डिग्री कर दी है, ठीक है, और नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड। यानी जो कोर्ट ने जजमेंट एंड डिक्री दी है वो इन एक्सेस ऑफ द कोर्ट मैंडेट थी, या वो अवार्ड से मुताबिकत जो है वो नहीं रखती थी। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी? इनके ऊपर जो है वो अपील कोर्ट में क्या हो सकती है? वो फाइल हो सकती है, ठीक है। Section 18, power of the court to pass interim order. Notwithstanding anything contained in section 17 at any time after filing of the award, where the notice of the filing has been served upon being satisfied by affidavit or otherwise that a party has taken or is about to take step to defeat, delay or obstruct the execution of any decree may be passed upon award, or that speedy execution of award is just, the court may pass such interim order as being necessary। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन दाखिल करते हैं कि ये प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे, ठीक है। तो इसी तरह जब एक सेक्शन 14 के तहत एप्लीकेशन आ जाएगी तो उसके बाद कोर्ट में साथ में एक एफिडेविट के साथ एक और रिक्वेस्ट भी मूव की जा सकती है कि ये प्रॉपर्टी को आगे बेचे ना, यानी वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा स्टेप ना ले जिससे वो एग्जीक्यूशन हर्डल क्रिएट हो जाए या वो डिले हो जाए, ठीक है। या कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर इंटरम ऑर्डर पास कर सकती है जिससे कोर्ट समझती है कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो सकती है? स्पीड अप हो सकती है। तो कोर्ट की पावर है कि कोर्ट फाइलिंग ऑफ अवार्ड से लेके फाइनल डिसीजन के दरमियान इंटरम ऑर्डर जो है वो पास कर सके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद
सबसेक्शन 2 है, एनी पर्सन अगेंस्ट होम सच इंटरम ऑर्डर हैव बीन पास मे शो काज अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड द कोर्ट आफ्टर हैविंग पार्टी मे पास सच फर्दर ऑर्डर एट दी नेसेसरी एंड जस्ट। अब जब दूसरी पार्टी आ जाएगी वो भी कोर्ट को कह सकती है कि भाई ये जो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट हुए हैं ये एज पर लॉ नहीं है, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली उसमें फिर क्या करेगी, वो ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक पार्टी ने ये कहा कि जी ये तामीरात ना करें, कोर्ट ने पहली डेट पे तो उसको स्टे दे दिया, लेकिन अगली डेट पे वो दूसरी पार्टी आई, उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि भाई ये तामीरात नहीं रोकी जा सकती, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई ऑर्डर कर देगी। ठीक है, अब है पावर टू सुपरसीड आर्बिट्रेशन वन अवार्ड बिकम वाइड और सेट असाइड। When an award has become void under subsection 3 of section 16 or has been set aside, the court may order supersede the reference and shall thereupon order that the arbitration agreement shall cease to have effect with respect to the difference referred। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा ना आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, वैसे समझाता हूँ। देखें, एक अवार्ड आया कोर्ट में, कोर्ट ने अवार्ड को सेट असाइड कर दिया। क्या कर दिया? सेट असाइड कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसको सेट असाइड करने का मतलब ये नहीं है कि पार्टीज अब दोबारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकती और दोबारा अपना फैसला नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अवार्ड को सेट असाइड किया है। लेकिन अगर कोर्ट क्या करे, उस आर्बिट्रेशन को उसको भी सुपरसीड कर जाए, when an award has become void under section the court may order supersede the reference। क्या मतलब? and shall thereupon order the arbitration shall cease to have effect। कोर्ट उसको सुपरसीड करते हुए रेफरेंस को ये लिख सकती है कि ये आर्बिट्रेशन क्लॉज इस पे अमल ही नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद अवार्ड सेटिस्फाइड होने के बाद और सेक्शन 19 के तहत सुपरसीड होने के बाद अब कोई पार्टी दूसरी को ये नहीं कह सकती कि चलो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाएं। तो इस पे भी आपको एक प्रोपोजिशन आ सकती है कि भाई ये बताइए कि अगर एक दफ़ा कोर्ट ने अवार्ड को सेट असाइड रिमिट किया या सेट असाइड कर दिया, तो क्या उस पर दोबारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होकर फैसला हो सकता है? तो आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है, अगर कोर्ट ने सेक्शन 19 के तहत ऑर्डर नहीं किया। तो होप यू गॉट माई पॉइंट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।